9 से 10 मैथ्स के ट्यूशन करने के बाद जब वापस मैं घर आती थी तो नाश्ता करने के बाद मैं यही सोचती थी कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। तब पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, बस मुझे बनना था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिक मुझे अच्छे से नहीं समझ में आता था, इनऑर्गेनिक नहीं अच्छे से समझ में आता था, ये हो गया। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन वीक थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 491 मार्क्स थे और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 607 मार्क्स थे। तो इतने सारे मार्क्स का गैप बस कुछ स्ट्रेटजी से आई, जो कि मैंने जहाँ पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सारी गलतियाँ की उसको मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारा। क्लास स्टैंडर्ड 8 में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ कि एक बार एक स्कूल टीचर ने बोला कि सब लोग लिखो, सब लोग इस पे एक ऐसे लिखो कि व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर। मुझे उस टाइम में कुछ नहीं आइडिया था कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे क्या ही सोचेगा, कि उसको क्या ही पता होगा। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि तुम क्या लिख रही हो, तो उसने यही बताया कि मैं डॉक्टर लिख रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, मैंने भी सोचा छोड़ो चलो इसी पे लिखते हैं। तो मैंने लिखा। उस ऐसे में मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे जिससे लगा कि डॉक्टर इतना सब कुछ करते हैं, यार ये तो बनना चाहिए ऐसे। और उसी साल मेरे साथ एक और इंसिडेंस हुआ। फाइनल एग्जाम से कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। इवन बहुत सारे खुद से मेडिसिन लेने पे भी जब वो ठीक नहीं हुआ तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कुछ नहीं, बस एक ब्लड टेस्ट ही किया और उसी से बता दिया कि मुझे टाइफाइड है। और बस 2-3 दिन के कोर्स से लगभग 14 दिन का बस उन्होंने टैबलेट दिया सिप्रोफ्लोक्सासिन, और उसी में मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो मैंने यही सोचा कि एक डॉक्टर कितना महान होता है कि बस एक नॉर्मल स्टेटस से चेक करने के बाद और एक सिंपल टेस्ट करने के बाद ही जब वो किसी लोगों के चेहरे पे स्माइल ला देता है, उसके सारे दुखों को एक हंसी में बदल देता है। तो मुझे भी यही बनना है। तो उसी टाइम से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। तब पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, बस मुझे बनना था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशनी कुमारी है और मैं दरभंगा जिले की निवासी हूँ। और प्रेजेंटली मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज से बिलोंग कर रही हूँ। और मैंने वर्ष 2019 में नीट क्रैक किया था। मेरे 607 मार्क्स आए थे विद 6319 रैंक थे। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ ला के दिया जो मुझे ज़रूरत थी, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा दिया। जैसे 9th में गई तो उस टाइम में एस चैंद बायो की बहुत ही मोटी आती थी, लगभग इतनी मोटी थी। और उसी बुक्स में ना भैया ने बस मुझे बोला कि ये पढ़ लोगी तो अच्छे से तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ये और थोड़ा 11th-12th में पढ़ना रहता। तो मैंने वही सोचा। मैंने उस बुक को ना लगभग 6 मंथ में मैंने एक लाइन उसका पढ़ लिए थे। यहाँ इनफैक्ट इंसिडेंस ये था कि एनिमल किंगडम में जितना भी उसके डाटा दिया हुए थे सारे मैंने याद कर लिए थे, सारे उसके साइंटिफिक नेम सब कुछ। लगभग आधा कवरेज मेरा वहीं पे मेन चैप्टर्स की तरफ हो गया था। और इसके बाद जब 10th में 10 CGPA लाने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा, घर में सबने पूछा कि आगे क्या करना। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे डॉक्टर बनना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, आगे जाना है, कहीं बाहर जाना है या यहीं दरभंगा से प्रिपेयर करना। मुझे बाहर जाने से बहुत डर लगता है, पता नहीं फैमिली के बारे में सोच के कि मैं बाहर कैसे सर्वाइव करूँगी। तो मैंने बोला कि नहीं। और तब मैंने न्यूज़पेपर में बस 1-2 लोगों का इंटरव्यू देखा था कि दरभंगा से भी क्रैक किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से पढ़ूंगी, दरभंगा से ही पढ़ूंगी। फिर यहाँ मैंने इंडिविजुअल ट्यूशन्स लिए। ट्यूशन्स की टाइमिंग जैसे कुछ ट्यूशन्स, मेरे फिजिक्स के ट्यूशन सुबह 7 बजे थे, केमिस्ट्री के ट्यूशन शाम में 1 बजे थे और बायो के ट्यूशन 2 बजे थे। तो ये सारे टाइमिंग के बीच में साथ तो सबने, मैं स्टार्टिंग में और एक मैंने एक्स्ट्रा में मैथ्स भी लिया था, तो मैथ्स के ट्यूशन लगभग 9 बजे थे। तो इन सारे टाइमिंग के बीच में ना सब लोग ये सब सोचते थे कि कैसे मैनेज होगा। तो मैं इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करके लेती थी। जैसे 7 से 8 फिजिक्स पढ़ने के बाद क्या करती थी, 8 से 9 में ना जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उसके साथ हम लोग मिलकर एक हेल्दी डिस्कशन कर लेते थे। जैसे जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा या जो बायो का ही कुछ पढ़ा, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हम लोग साथ में ही कर लेते थे वहीं पे बैठे बैठे। फिर 9 से 10 मैथ्स के ट्यूशन करने के बाद जब वापस मैं घर आती थी तो नाश्ता करने के बाद मैं यही सोचती थी कि अरे अब तो थोड़ी देर में जाना है। बहुत सारे बच्चे तो यही सोचेंगे कि अब थोड़ी देर में जाना है। उस टाइम में मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग लेती थी कि अगर मैं नॉर्मली अगर कहीं मुझे जाना भी नहीं रहता तो मैं कितनी देर पढ़ती, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद तो मेरे को ब्रेक चाहिए। वही ब्रेक मेरा क्या कोचिंग के रूप में मैं लेती हूँ। तो वही मैंने ऐसे किया, 10:30 से 12:30 या 11:45 तक पढ़ा। फिर उसके बाद खाना खा के मैं ट्यूशन की तरफ चली जाती थी। और मैंने पढ़ने का शेड्यूल कुछ इस तरह से रखा था कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, जैसे सब लोग बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत ही हार्ड होता, तो मैंने फिजिक्स को सबसे उस टाइम में रखा जिस टाइम में मेरा कंसंट्रेशन लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है कि शाम को 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैंने वही रखा कि शाम को नाश्ता करने के बाद 7 से 10:30 जब तक फिजिक्स का आज का कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगी।
तो यही मैंने सोचा, और शाम को हमेशा फिजिक्स रखा, और ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा माइंड थका हुआ रहता और बायो थोड़ा पीसफुल सब्जेक्ट है तो उस टाइम में बायो रखा, और बीच के टाइम में मैंने केमिस्ट्री को रखा। 11 तो इसी तरह हंसी खुशी में बीत गया। फिर जब 12th में मैं गई तो 12th में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते, या तो आप बोर्ड के प्रिपरेशन करने लगो या फिर आप अपने पुराने गोल नीट के लिए फोकस हो। मेरे मन में मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे अगर मैं 12th में टॉप भी कर जाती हूँ तो सब लोग मुझे कितने दिनों तक याद रखेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर साल नए नए टॉपर आते हैं, वो तो मुझे भूल ही जाएंगे और हमसे भी अच्छा करके जाएंगे। तो क्यों ना मैं नीट अगर मैं निकाल लेती हूँ तो मेरा लाइफ तो मतलब एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि एटलीस्ट 5 साढ़े 5 साल तक हम एक रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ेंगे, और अगर अच्छे से पढ़ने के बाद अगर हम किसी लोगों का दुख दूर करते हैं, तबीयत ठीक करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तो वो पेशेंट तो लाइफ टाइम मुझे दुआ देगा। तो क्या ही फायदा, बस एक बोर्ड्स तो। और अगर मैं शिद्दत से पढ़ाई करूंगी, अभी 12 जब मैं नीट क्रैक कर रही हूँ तो क्या 12th में मेरे को पासिंग मार्क नहीं आएंगे? तो यही मैंने सोच के लास्ट टाइम तक एटलीस्ट चाहे कितना भी लास्ट हो, लगभग मेरा 6 फेब से एग्जाम था, बिहार बोर्ड से मैंने 11 12 किया था, तो मेरा 6 फेब से एग्जाम था। मैंने 26 जनवरी तक पूरा ही मैंने बस नीट के लिए पढ़े थे। बस लास्ट के कुछ हफ्तों में मैंने बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा था और बोर्ड्स के लिए पढ़ा था। प्लस मेरे साथ एक और ये प्रॉब्लम आई थी कि 12th में ना ये होता है कि सब लोग क्या करते हैं कि ना आगे 12th के ही ओर में इतना ज्यादा आगे हो जाते हैं कि वो 11th को रिवीजन करना भूल जाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरा मन एक ही कहता था कि भले हम आगे का नहीं पढ़े, आगे का अगर मैं भूल जाती हूँ लेकिन आगे का नहीं पढ़ो वो चलेगा, आगे का बैकलॉग लगे लेकिन पीछे का कभी भी छूटना नहीं चाहिए। मैं हमेशा यही करती थी कि सुबह में जैसे 4 बजे सब लोग बोलते थे कि अच्छा कंसंट्रेशन आता है, तो मैं भी कोशिश करती थी सुबह 4 बजे उठने का। तो सुबह 4 बजे ही उठ के मैं उस टाइम में 11th का बायो को रिवीजन करती थी, और शाम में जिस टाइम में 3 बजे के करीब जब मैं 12th का बायो देख लेती थी, फिर बीच में केमिस्ट्री रखती थी उस टाइम में, और रात को वही फिजिक्स का टाइमिंग रखती थी। और जब भी मुझे छुट्टी मिलता था, वेकेशन मिलता था, उस टाइम में मैं 11th पढ़ती थी, क्योंकि यही मेरे लिए था कि 11th भूलना नहीं है। वो भूल गए तो लगभग लगेगा कि नीट की कंपटीशन से पहले ही तो बाहर है। और एक और प्लस पॉइंट मेरे साथ ये था कि कोचिंग का टेस्ट को ना मैंने हमेशा सीरियसली लिया था, कि जैसे कि अगर कोई कोचिंग में कोई चैप्टर्स का टेस्ट हो, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट हो गया या फिर किसी भी चैप्टर का टेस्ट हो, काइनेमेटिक्स का टेस्ट हो, उस चैप्टर को आप इस तरह करके जाओ, उसके सारे मतलब पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, जितना भी आपके पास सोर्सेज है, एमसीक्यू है, वो सारे बना लो, जितना भी आप जो भी बुक कर रहे हो सारे कर लो, इस तरह से करके जाओ जैसे कि वो चैप्टर आप नीट के लिए करके जा रहे हो। ये सारे के बाद जब मैंने बोर्ड्स दिया, बोर्ड्स में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। फिर जब बारी आई नीट की, तो लास्ट टाइम में बीच में 3-4 मंथ में मेरे साथ ये हुआ था 12th टाइम में अपेयरिंग टाइम में देने पे, कि उस टाइम में ना थोड़ा मेरा फोकस लूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि टीचर्स अच्छे से लास्ट टाइम आपको गाइड नहीं करते, फिर करते भी है तो मैंने जाना कोचिंग सब उस टाइम में छोड़ दिया था, तो खुद से अपने से हो नहीं पाया, तो वो कंसिस्टेंसी मेरा मेंटेन नहीं रह पाया। फिर जब मैंने उसके साथ नीट दिया, फिर भी खुद से करने के बाद जब मैंने नीट दिया, तो उस टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 491 मार्क्स थे। तब देने के बाद मुझे यही लगा कि कहीं हो जाए सिलेक्शन, तो लेकिन नहीं हुआ। तो ना उसके बाद वो रिजल्ट देखने के बाद ही मेरे आंखों में आंसू आने रुक ही नहीं रहे थे, ये कि खाना भी मैंने नहीं खाया था उस दिन। फिर उसके बाद भैया ने मेरे को कॉल किया, तो सबने उनको बोला कि उसको समझाओ, तो उन्होंने कॉल करके यही बोला कि क्या तुमने अपना बेस्ट दे दिया, तुमने अपना 100% इसमें दिया, लास्ट दिन तक तुम क्या कंसिस्टेंसी थे, सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो तुम्हें आते थे। तो मैंने डायरेक्ट, उन्होंने बस बोला अभी जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद को ये जवाब दो, हमको मत दो, खुद को ये जवाब दो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिक मुझे अच्छे से नहीं समझ में आता था, इनऑर्गेनिक नहीं अच्छे से समझ में आता था, ये हो गया, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन वीक थे, तो ये कहीं ना कहीं यही सारे मेरे वीक पॉइंट है ना। तो फिर इसीलिए फिर मैंने उनको बताया नहीं, मैं वापस से मैं ट्राई करूंगी, मैं फिर से दूंगी। फिर जब मैंने दूसरी बार जब नीट दिया तो उसमें मेरे 607 मार्क थे विद 6319 रैंक। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को जब मैंने बताया वो लोग खुश हुए, तो उन लोगों के मन में ये भी था कि अब शायद ये हम लोगों से दूर चली जाएगी शायद। तो लेकिन उन लोगों को मेरे नीट से ज्यादा की खुशी के बाद उन लोगों को इस बात का खुशी हुआ कि मैंने अपने होम टाउन डीएमसीएच में एडमिशन लिया, तो इस बात का उन्हें ज्यादा खुशी हुआ। तो इस तरह से ये थी मेरी कहानी। लेकिन ये देखा आप सबों ने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 491 मार्क्स थे और सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे 607 मार्क्स थे। तो इतने सारे मार्क्स का गैप बस कुछ स्ट्रेटजी से आई, जो कि मैंने जहाँ पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सारी गलतियां की उसको मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में सुधारा। जैसे कि गलतियों को लेकर ये देख ले कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, बिना टेस्ट दिए हुए डायरेक्ट मैं वहाँ वो डायरेक्ट नीट में ही बैठ गई।
तो एक ये थी कि मुझे अपनी गलतियों का ज़्यादा एहसास नहीं था कि कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा मेहनत करना है। तो एक ये हो गया। प्लस दूसरी गलती मैंने ये भी की थी कि लास्ट टाइम में मैंने अपना फोकस लूज कर दिया था। लास्ट टाइम में मैंने ये समझ लिया था कि ठीक है देखा जाएगा, नीट सब पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम में कि लास्ट टाइम में मैं अच्छे से फोकस नहीं रख पाई थी। तो एक ये भी गलती हो गया। और प्लस ये था कि एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम में इग्नोर किया था। इस वजह से भी मेरा ये हुआ कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस नहीं करती थी। तो एक ये भी गलती हो गया। और प्लस यही सारी गलती थी। और इन सबको मैंने रिमूव कैसे किया, तो रिमूव करने के लिए मैंने कुछ ये सारे तरीके अपनाए कि जो भी टेस्ट दिए उसमें मेरे गलती तो होती थी, वहाँ भी मैंने गलती होती थी, मार्क्स जाते थे। तो उस गलती को मैं क्या करती थी कि एरर कॉपी बनाती थी। उस एरर कॉपी में मैं जैसे कि मान लो काइनेमेटिक्स का टेस्ट दिया, उसमें मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ तो उस क्वेश्चन के साथ उस आंसर को लिख लेती थी कि हाँ इसमें मेरे यहाँ पे गलती हो रहा है, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई नहीं किया। फिर अगर मान लो कि आगे जाके फेज टेस्ट, क्लस टेस्ट, ये सारे जब टेस्ट होते थे, अगर वो चैप्टर पूछे जा रहे तो उस कॉपी से मैं उस एरर कॉपी को जरूर रिवाइज करके जाती थी कि कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ। और यही कॉपी जो है ना मैं नीट से 1 वीक पहले भी रिवाइज करके गई थी, जो कि क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन आज मैं इस लाइन को करेक्ट करना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि डायरेक्शन आप इजी क्वेश्चन कोई 10 बार कर रहे हो वो तो नहीं है ना। आप अपनी गलती से कहाँ सीखे हो उसको आप रिवाइज करके जाओ। जब आपको पता है फॉर्मूला, बॉल ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये फॉर्मूला सब, तो ये सब तो लगेगा कहाँ पे गलती कर रहा है, तो उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करें। और प्लस जो है ना हमेशा ना हर समय पॉजिटिव रहे, कैसा भी हार्ड सिचुएशन हो उसमें किस तरह से फोकस करना है। जैसे कि ये देख लो, वो एक लाइन कहते हैं ना, आपदा में अवसर को ढूंढना, वो आपको ढूंढना है। तो मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देती हूँ। ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ कि मान लो कि कल आपका टेस्ट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फेज टेस्ट है। उस टेस्ट में आपके पास बहुत सारे पोर्शन है, लेकिन बाय मिस्टेक या फिर किसी भी फॉल्ट की वजह से आपके एरिया की लाइट कट गई है, बाई चांस इन्वर्टर भी डाउन है, तब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। तो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे वो तो यही कहेंगे कि चलो आप सो जाते हैं, आप थोड़ी ना पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो आपके मन में यही आएगा कि आप इसमें पहले खुशी को ढूंढेंगे। और एक लाइन खुद को बोलते थे, मैं हमेशा खुद को वो लाइन बोलती जब भी हार्ड सिचुएशन आता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। अगर लाइट रहता, फैन चल रहा रहता, कूलर चल रहा था, अगर मेरे को सारी सुविधाएं मिलती तो मैं आराम से, मेरे को नींद नहीं आ जाता टाइम पे 2 या 3 बजे, ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही पढ़ पाती। लेकिन अगर लाइट नहीं है तो गर्मी की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। मतलब मेरे पास फुल 8 घंटे का पैकेज है कि फुल टेस्ट रिवीजन, फुल सिलेबस रिवीजन करने का और अगले जाके एक्सेल करने का। तो यही होता था, मैं हर सिचुएशन में ना लगभग पॉजिटिविटी ढूंढती थी। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, तो जब भैया के समझाने के बाद मैंने खुद को ये मोटिवेट किया, अरे अगर हो भी जाता तो मतलब बहुत सारे चैप्टर्स तो मैं बिना पढ़े ही दे देती ना। तो इससे अच्छा कि नहीं हुआ कि मैं उस पॉइंट पे आगे चल के जाके फोकस करूँ। यही शायद भगवान जी चाहते थे। तो हर पॉइंट पे यही बोल रहे कि लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढो। और ये मोटिवेशन का सोर्स जो है ना, ये बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन आपके अंदर खुद आता है। जिस दिन आपके अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, तो बस एक ही इंसान है जो कि आपको खुद रोक सकता है ये करने से, वो है आप खुद। तो जिस इंसान को आप शीशे में देखते हो उसे बस यही कहो कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे बहुत ही अच्छा करना है, बेस्ट करना है। और आपका टारगेट ये नहीं रहना चाहिए कि आपको बस नीट निकाल के किसी भी एक नॉर्मल से कॉलेज में कहीं भी एडमिशन ले लेना। आपका टारगेट बेस्ट ही रखना है, सपने ही देखना है ना। तो सबसे बड़ा देखो, बड़े से बड़ा क्यों ना देखो, ये सोचो कि हमको देश के सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली में जाना, और वो अगर नहीं हुआ तो अगर वहां से अगर वो अचीव नहीं हुआ, बाई चांस किसी वजह से आप लैग करोगे, तो उसके अगर नीचे जाओगे तो कहीं दिल्ली के कॉलेज में तो आके रुकोगे। अगर वो भी नहीं मिला तो एटलीस्ट आपका स्टेट का कॉलेज कौन आपसे छीन रहा है। इसलिए थिंक बिग, हमेशा जो है ना बड़े से बड़ा सपना देखो। आने वाले सभी नीट एस्पिरेंट जो कि नीट का एग्जाम देना चाह रहे हो या देने का सोच रहे हो, अटेम्प्ट लेना चाह रहे हो, उन सबों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए, जम के अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर जिनका हो गया होगा उनको बहुत ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाई है। प्लस ये भी जिनका नहीं भी हुआ ना, वो हताश नहीं हुई। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो कोई नहीं, भगवान जी जरूर देख रहे हैं, और वो आपको इसलिए नहीं दिए ताकि आपको अगले चांस जो है ना इससे भी बेहतर देंगे। तो आप जम के मेहनत कीजिए, बस कभी भी खुद को होप नहीं खोना।